प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेखर जोशी जी की उनकी प्रसिद्ध कहानी गलता लोहा। तो शुरू करते हैं ये कहानी। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है। उनकी रचना हो चुकी है, अनुवाद हो चुका है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज में जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करती है ये कहानी। कि इस कहानी में क्या दिखाया है कि समाज में जो जातिगत भेदभाव है, उन भेदभावों पर को ये कहानी प्रकट करती है। शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांधीर्य उतना ही अधिक है। उनकी कहानियों में अनावश्यक बड़बोलापन नहीं है, बल्कि अर्थ की गंभीरता दिखाई देती है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। इस कहानी में मोहन एक मेधावी छात्र है, लेकिन गरीब ब्राह्मण है। और वो किन परिस्थितियों में ऐसी हालत में पहुंचता है ताकि उसकी जो ब्राह्मण जाति है, जो श्रेष्ठ जाति है, वही उसके लिए उसकी जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। उसकी जातीय श्रेष्ठता का जो अभिमान है वो बेमानी हो जाता है। और वह सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रख, समाज में जातीय बंधनों को ताक पर रखकर किस तरह से धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता है। और बैठता ही नहीं, बल्कि उसके कार्य में बड़ी कुशलता से हाथ बटाता है और उसके कार्य को बड़ी कुशलता से करता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करना प्रतीत होता है। कि मोहन का जो व्यक्तित्व है, झूठे जातीय भेदभाव के आधार पर या जातीय श्रेष्ठता के आधार पर जो उसका व्यक्तित्व बना था, वो झूठा व्यक्तित्व उसका पिघल कर एक सच्चे व्यक्तित्व के लिए मेहनत कश के रूप में परिणत होने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि मानो जैसे कोई लोहा गलकर पिघल रहा हो और एक नया आकार ले रहा हो, यानी कि उसका झूठा व्यक्तित्व नष्ट हो रहा है और एक सच्चे व्यक्तित्व के रूप में सामने आ रहा है। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए, कारीगर टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनगुंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा। ऑफर जहाँ पर बैठकर लोहे का काम करते हैं। निहाई पर रखे हुए लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़ी की धप धप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ी हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। निहाई निहाई एक लोहे का विशेष टुकड़ा होता है जिस पर लोहे के औजारों को रखकर कूटा जाता है, पीटा जाता है, उसको आकार दिया जाता है। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर हत्थे को लेकर हंसुआ घास काटने का एक लोहे का औजार लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कराएगा। कि खेत में जो अनावश्यक कांटेदार झाड़ियां उगी है उसको वो काट कर खेत को साफ कर देगा। बंसी दर्जी के बूते का अब ये काम नहीं रहा है। उनके जो पिताजी है, अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके पिताजी का नाम बंसीधर है, तो वो उनसे ये काम नहीं होता। यही क्या, जन्म भर पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब उसे कहाँ अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। वो उससे उतना नहीं हो पाता है, उनकी उम्र हो चुकी है। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। अब उससे पहले जैसा काम नहीं होता। पुरोहिता यानी धार्मिक कृत्य, धार्मिक पूजा पाठ का कार्य। सुबह सुबह जैसे उसे सहारा पाने की नियत से उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, एक लंबी सांस लेकर इस उद्देश्य से कहा था कि मोहन उसकी मदद करेगा। आज गणनाथ जाकर चंद्र
दत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, शंकर जी के लिए मंत्र जाप करना, भगवान शंकर के लिए। अब मुश्किल ही लग रहा है रुद्री पाठ करना यानी शंकर जी के लिए मंत्र जाप करना। ये 2 मील की सीधी चढ़ाई अपने बूते, अब अपने बस की बात नहीं है, अपने अपनी वश में नहीं है। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। ये मोहन को सुना के कह रहा था। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं थी, लेकिन पिता की तरह उसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है, न ही वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। मतलब उसके, वो जानता था कि पिताजी मुझसे उम्मीद चाहते हैं, ये अपेक्षा रखते हैं कि मैं उनकी मदद करूं, लेकिन वह भी उस काम में इतना कुशल नहीं था। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित हो गई। जिस तरह से उसके पिता ने बात की, मोहन ने उनका कोई जवाब नहीं दिया और वह अनुत्तरित रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, हंसिया लेकर कंटीली झाड़ियां काटने के, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी, यानी धारहीन हो चुकी है, उससे वो जंगली या कांटेदार झाड़ियां कटेगी नहीं। इसलिए वह उस पर धार तेज करवाने के लिए अपने मित्र धनराम के पास गया। धनराम अपने बाएं हाथ से धोकनी फूंकता हुआ, धोकनी एक नली होती है जिसको घुमाने पर वह भट्टी को हवा देती है जिससे आंच तेज होती है, दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट कर रहा था। और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा था, एक खाली डब्बे के ऊपर वहां पर एक बैठा था और उसकी कारीगरी को बड़ी पारखी निगाहों से देख रहा था। परख परख करने की निगाहों से, मानो कोई निरीक्षण कर रहा हो उसका। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा, जो उनको बचपन में दोनों को पढ़ाते थे। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। अब वो दोनों आपस में अपने पुराने अतीत की बातें करते हैं और वो अतीत में खो जाते हैं। धरराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे मरे हैं। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था, ऐसे उनका डर था। दोनों हो होकर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। अब वो अपने अतीत में खो जाते हैं। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में आते थे। स्कूल में प्रवेश करने से पहले वहाँ उनके जो मास्टर थे त्रिलोक सिंह, गोपाल की दुकान में जाते और वहाँ पर हुक्के का आखिरी कस खींचकर आते थे। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांझ के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। कड़े स्वर में वह पूछते, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? कि उनके आने से पहले बच्चे धमा चौकड़ी यानी वो शरारत करते, इधर उधर घूमते घामते, पेड़ों पर झूलते, इस तरह से। लेकिन जैसे ही मास्टर आ जाता, जैसे उनको सांप सूंघ जाए, एकदम बिल्कुल सब चुप हो जाते और कड़े स्वर में वह पूछते, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? तो इस तरह त्रिलोचन सभी बच्चों से पूछते हैं कि क्या आप लोगों ने प्रार्थना कर ली। ये जानते हुए कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेदस्वर पहुंचता ही। उनको ये पता था कि अगर प्रार्थना होती तो आवाज गोपाल सिंह की दुकान तक तो पहुंचती ही, लेकिन फिर भी वो पूछते। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते। फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया अभी? आज मोहन उनका चहेता शिष्य था, बड़ा प्यारा शिष्य था, सबसे प्रिय शिष्य था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में नहीं गायन में भी बेजोड़ था। मोहन पढ़ने में तेज ही नहीं था, गाने में भी अच्छा था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, ये प्रार्थना सुनाता था। का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था मोहन ही।
मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि मोहन पढ़ने में तेज था, कुशाग्र बुद्धि था, मेधावी था। कक्षा में किसी छात्र को जब कोई सवाल न आने पर वही सवाल भी मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता। जब कक्षा में कोई भी सवाल किसी बच्चे से पूछा जाता, किसी बच्चे के द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर मोहन उस प्रश्न का उत्तर जरूर देता। तो मास्टर जी को ये विश्वास हो जाता कि ये आगे चलकर स्कूल का, समाज का और देश का नाम रोशन करेगा। उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता। तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। और जिस बच्चे से जवाब नहीं आता था, फिसड्डी फिसला हुआ बच्चा, कमजोर बच्चा, तो उस बच्चे को दंड मोहन देता था, जो उसका आंसर उत्तर बताता था। पकड़ इसका कान और लगवा इसके 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे। तो इस प्रकार धनराम ने भी मोहन के हाथों कई बार डंडे खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता थे। स्नेह और आदर का भाव क्यों रखते थे? क्योंकि एक तो मोहन जो है जाति से श्रेष्ठ था, धनराम जो लोहार है वो जाति से निम्न था। तो इसलिए उसके दिमाग में ये बात घर गई की थी, ये लोग आदरणीय होते हैं। चूंकि बचपन से ही मन में ये बैठा दी गई थी कि जातिगत हीनता के कारण धर्मराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकारी समझता रहता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का ये कहना था कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उसका नाम, उनका नाम ऊंचा करेगा, रोशन करेगा। धर्मराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। तो इस तरह से एक तरह से उसके मन में आदर और श्रद्धा की भावना, सम्मान की भावना जागृत हो गई थी। और धनराम गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक की स्कूल का मुंह देख पाया। मतलब जो धनराम था वो जैसे तैसे क्लास तीसरी तक ही पहुंच पाया। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, अरे ओ धनवा, धनवा यानी धनराम, तेरा का पहाड़ा सुना तो। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन तेरे का ही पहाड़ा जैसे उसके लिए पहाड़ बन गया हो, बड़ी मुसीबत हो गई हो। तेरे कम तेरे तेरे दूनी 24 उसने बोल दिया, यानी कि 26 जहां आना चाहिए था। सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, तेरी फिर तुझे तेरह का पायड़ा याद कराता हूँ। इस तरह से जब उसको तेरह का पायड़ा नहीं आया तो मास्टर जी ने उसको डंडे से पिटाई की, लेकिन वो टूट गई। और उसी को आदेश दिया धनराम को कि एक अच्छी मजबूत संटी डंडी, पतली सी डंडी तोड़ कर ला, ताकि मैं तुझे तेरह का पहाड़ा याद कराता हूँ। बस आज इतना ही, धन्यवाद।